पुस्तक अपनी क्षमता पहचानिए। नो योर वर्थ। सोचिए मत शुरू कीजिए। लेखक एन.के. सोंधी एंड विभा मल्होत्रा। एन.के. सोंधी। एन.के. सोंधी ने पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात लेखन कार्य आरंभ किया। उनकी पहली पुस्तक का विषय था बैंक प्रबंधन। उसके बाद उन्होंने समय अनुसार सामाजिक विषयों पर अनेक पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में लिखी। भारत पाकिस्तान विभाजन के दुष्परिणामों पर लिखी अ कार्ट फुल ऑफ हस्क का प्रकाशन अमेरिका में हुआ। दिल्ली शहर सबसे पहले महरौली नामक गांव में बसा था, जिसको अब दिल्ली के लोग भूल चुके हैं। इस संबंध में उन्होंने फॉरगॉटन सिटी ऑफ दिल्ली शीर्षक से किताब लिखी। भारत की एक राजकुमारी शूरी रत्ना 2000 वर्ष पूर्व सन 48 ईस्वी में समुद्री मार्ग से कोरिया गई थी और वहां के प्रथम राजा किम सुरो से शादी करके वह कोरिया की प्रथम महारानी बनी और कोरिया देश की स्थापना की। कोरिया के लोगों ने उस भारतीय राजकुमारी शूरी रत्ना का एक स्मारक उनके जन्म स्थान अयोध्या में बनाया है, जहां हर वर्ष हजारों कोरिया निवासी उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। एन.के. सोंधी ने उस राजकुमारी से संबंधित घटनाओं की परिकल्पना के आधार पर अ मैच मेड इन हेवन नामक पुस्तक लिखी। आजकल के युवकों की जीवन शैली तनाव भरी है। कुछ कर गुजरने की इच्छा तो है, परंतु उन्हें समझ नहीं आता कि क्या और कैसे करें, जिससे उन्हें मनचाही सफलता प्राप्त हो सके। युवकों के मार्गदर्शन हेतु उनकी नो योर वर्थ नामक पुस्तक का प्रकाशन जनरल प्रेस ने 2017 में किया। आजकल उग्रवादी युवकों को बहला फुसला कर उन्हें नरसंहार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उग्रवादी युवकों को धन, संपत्ति और अय्याशी का लोभ देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। युवकों को उग्रवादियों के जाल में फंसने से रोकने के लिए सोंधी ने हनी ट्रैप नामक पुस्तक का प्रकाशन भी किया है। प्रस्तुत पुस्तक अपनी क्षमता पहचानिए अंग्रेजी की नो योर वर्थ का हिंदी अनुवाद है। आशा है पाठकों को यह पुस्तक पसंद आएगी। अपनी क्षमता पहचानिए, सोचिए मत शुरू कीजिए। समर्पण। यह पुस्तक उन सभी पाठकों को समर्पित है जो जीवन संघर्ष में कठिनाइयों से जूझते हुए अपने सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। यह पुस्तक उन पाठकों को भी समर्पित है जो अपनी स्वयं की क्षमता को खोजने में प्रयत्नशील है। अपनी क्षमता को पहचानिए, सफलता हासिल कीजिए और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनिए। असंबद्धता। डिस्क्लेमर। इस पुस्तक में उल्लेखित विचार, अनुभव, टिप्पणियाँ, कथ्य उन महाविचारकों, मनीषियों और युग पुरुषों के हैं जिन्होंने अपने उच्च विचारों से मानव जाति का मार्गदर्शन किया है। इस पुस्तक में यथास्थान उनका उल्लेख किया गया है। पुस्तक में कुछ पुरातन कथाओं, किस्से और कहानियों का भी उल्लेख है जो सबने बचपन में पढ़ी होगी। यह प्राचीन कथाएं प्रेरणा का स्रोत है जिनको पढ़ने से पाठकगण प्रेरित होंगे। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में कुछ समकालीन वृत्तांत का भी वर्णन किया गया है जिनके नाम, स्थान, घटना, चरित्र काल्पनिक है और उनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति अथवा किसी वास्तविक घटना, स्थान, संस्था से संबंध नहीं है। यदि हो तो वह मात्र एक संयोग होगा। प्रस्तावना। संत कबीर ने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आप न, मुझसे बुरा न कोय। संत कबीर के उक्त दोहे का अर्थ यह है कि हमें दूसरों की कमियां देखने के बजाय अपनी कमियों की ओर ध्यान देना चाहिए। परंतु हो क्या रहा है? अपनी कमियों को गिनते गिनते क्या आप अपने ही दुश्मन बन बैठे हैं? अपना दुश्मन खुद बनने वाला यह कथन आपको विरोधाभासी लगता होगा। भला कोई अपना दुश्मन स्वयं क्यों बनेगा? परंतु यह कथन कुछ अर्थों में सही प्रतीत होता है। यह मानव स्वभाव है। कुछ भी गलत हो जाने पर हम अपने आप को दोषी मानने लगते हैं, भले ही हमारी कोई गलती न हो। आज के तनाव भरे जीवन में आपके पास अपनी अच्छाइयों और अपने गुणों की तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं है। आपको यह ज्ञात भी नहीं होगा कि आपकी कमजोरियां क्या है और आपकी क्षमताएं क्या है।
आपको केवल अपनी कमियां दिखाई देती है, अपने गुण तो दिखाई ही नहीं देते और न ही आपके पास अपने गुणों को देखने का समय है। क्या आपने कभी अपनी प्रशंसा की है, अपनी सफलता पर प्रसन्न हुए हैं? आपको यह याद भी नहीं होगा कि कब आप अपने कार्य पर या अपनी कार्य प्रणाली पर खुश हुए थे, कब आप अपनी सफलता पर प्रसन्न हुए थे। आजकल की जीवनचर्या में ऐसे पलों की प्रयास करने पर भी याद नहीं आती। इसके विपरीत अगर आप यह सोचने लगे कि आपने कब और कहाँ गलती की थी, कब किसी कार्य को करने में सफल नहीं हुए थे, तो आपके जहन में अनेक ऐसी घटनाएं उभर आती है और आप अपने आप को असमर्थ व लाचार महसूस करने लगते हैं। आपको अपने गुण नज़र नहीं आते बल्कि कमियां जरूर नज़र आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? जब आप अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर आसपास के लोगों को देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? आपको लगता होगा कि अन्य लोग आपसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, आपसे ज़्यादा सफल है। यदि आपको ऐसा लगता हो कि दूसरे लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और अपने सपने पूरे कर लेते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? दूसरों की सफलता देखकर जलन होती है या फिर आप उनकी सफलता पर खुश होते हैं? स्वाभाविक है, अधिकतर लोगों को जलन ही होगी। दूसरों की सफलता पर खुश होना हर एक के बस की बात नहीं है। यदि आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लेते हैं तो यह आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरों की सफलता पर वही प्रसन्न हो सकता है जो अपनी सफलता को महत्व देता हो और अपनी खुशी में दूसरों को सम्मिलित करता हो। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है क्योंकि हम समाज की परंपराओं और रूढ़िवादी विचारधारा में जकड़े रहते हैं और स्वतंत्र रूप से नहीं सोच पाते। आज भी हमारे समाज में प्रतिद्वंदी को प्रतिद्वंदी ही समझा जाता है, उसकी प्रशंसा नहीं की जाती। इसका मुख्य कारण है वह समाज जो आज भी युवकों को कभी कभी ज़रूरत से अधिक संरक्षण देता है। हम में से अधिकांश अपना जीवन ऐसी छत्रछाया में गुजारते रहे हैं जहां हमें स्वतंत्र निर्णय लेने अथवा बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के अवसर प्राप्त नहीं होते। यह कार्य घर के बड़े बुजुर्ग ही करते हैं। बड़े बुजुर्गों का शायद जीवन प्रयत्न रहता है, भले ही हम विद्यालय जाए, नौकरी करना आरंभ कर दे या फिर हमारे खुद के बाल बच्चे ही क्यों न हो जाए, पर हर पग पर हमें बताया जाता है कि क्या करना ठीक है और क्या करना गलत है। जीवन में सफलता और असफलता के नियम भी समाज ही तय करता है। यदि कोई युवक कुछ नया या फिर कुछ बड़ा काम करना चाहे तो समाज के नियम उसके मार्ग का रोड़ा बन जाते हैं। सामाजिक नियमों को निभाते निभाते हम सब अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, परंतु कुछ नया या बड़ा कार्य नहीं कर पाते। हम आयु में तो बड़े हो जाते हैं, परंतु हम में बड़प्पन नहीं आ पाता। जीवन एक ऐसी पाठशाला है जो बहुत मूल्यवान पाठ पढ़ाती है, परंतु हम ऐसे मूल्यवान पाठ पढ़ने की न तो कभी कोशिश करते हैं और न ही इस बारे में कुछ सोचते हैं। हम यह जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारी वास्तविक क्षमता क्या है और हम अपने जीवन में क्या कुछ कर सकते हैं। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने से डरते हैं क्योंकि हमें स्वयं पर भरोसा नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि हमने कभी अपनी क्षमता और अपने सामर्थ्य को जांचने की कोशिश ही नहीं की और न ही कभी इस बारे में सोचने का प्रयास किया। हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन उसकी पहली शर्त यह है कि हमें अपनी क्षमता, अपने साहस, अपनी सोच और अपनी हिम्मत पर पूरा भरोसा करना होगा। हमें अपने गुणों या अपनी योग्यताओं की तलाश करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी गुण पहले से ही हमारे अंदर मौजूद हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में असंख्य ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों को मात्र इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वे सफलता के रास्ते में आने वाली पहली रुकावट से ही डर जाते हैं और अपने सपनों को बीच मझधार में त्याग देते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी सफल लोग हैं जिन्होंने अपना काम शून्य से आरंभ किया था और आज वो सफलता के शिखर पर पहुंच गए हैं। ये लोग सफल इसलिए हुए क्योंकि रास्ते में आने वाली रुकावटों से घबराकर इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। वे रुकावटों से डरकर अपने सपनों को साकार करने से पीछे नहीं हटे। अपने साहस और विश्वास के बल पर
इन लोगों ने न केवल अपने सपने साकार किए बल्कि अरबों खरबों के आलीशान साम्राज्य भी स्थापित कर लिए। ऐसा करने के पश्चात भी ये लोग रुके नहीं और निरंतर अपनी सफलता के साम्राज्य में वृद्धि करते चले गए। रुकावटें तो उनके रास्ते में भी आई होगी, लेकिन उन्होंने रुकावटों को पार किया और आगे बढ़ते चले गए। रुकावटों के डर से वे रुके नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ से सभी रुकावटों को पार करके अपने सपने पूरे करते रहे। उन्होंने किसी जादू का सहारा नहीं लिया बल्कि अपने आप पर विश्वास किया। उन्हें अपने आप पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने दम पर चमत्कार करके दिखाए हैं। और एक हम है जो कोई चमत्कार करके दिखाने के बजाय किसी चमत्कार के होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। कोई चमत्कार होगा और हमारी किस्मत खुल जाएगी। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं जहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाता है। कुछ पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और पूरी लगन से करना पड़ता है। यदि हम अपनी इच्छा से मेहनत नहीं करेंगे तो जीवन संघर्ष हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। थक हार कर हमें अपने कदम आगे बढ़ाने ही पड़ते हैं। बेमन से किए गए काम कभी सफल होते हैं, कभी नहीं होते। यदि समय रहते हम अपने गुणों और क्षमताओं को पहचान लें तो हम भी चमत्कार करके दिखा सकते हैं। प्रश्न यह है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें कैसे। इसके लिए हमने इस पुस्तक में कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा की है जो आपको अपनी शक्तियों व क्षमताओं को पहचानने में सहायक होंगे। यह पुस्तक आपको अपनी क्षमता, अपनी शक्तियाँ और अपने विश्वास को पहचानने में न केवल सहायक होगी बल्कि सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने में आपकी गति को भी तेज करेगी, ताकि आप अपने वो सभी सपने पूरे कर सकें जिनके बारे में आपने अपने आप को अब तक सक्षम ना समझा हो। इस पुस्तक को लिखने में अनेक अनुभवों से गुजरना पड़ा, जिनसे बहुत कुछ सीखा है। आशा है जीवन के इन अनुभवों को इस पुस्तक के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएंगे। यह आशा भी है कि इस पुस्तक को पढ़ने में आपको न केवल आनंद आएगा बल्कि आपके लिए यह अत्यंत लाभकारी भी सिद्ध होगी। इस पुस्तक में कुछ महापुरुषों के प्रसंग, कुछ वास्तविक जीवन के प्रसंग तथा कुछ ग्रंथों के उदाहरणों का उल्लेख भी किया गया है जो आज के युग में भी बहुत सटीक है। आशा है इस पुस्तक के सहारे आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। लेसन 1, अपनी असीम शक्तियों को पहचानें। पहले मुर्गी आई थी या अंडा? जितना कठिन यह प्रश्न है उतना ही कठिन यह जानना है कि हमारी शक्ति क्या है और हमारी कमजोरी क्या है। यह जानना तो और भी कठिन है कि हम कर क्या सकते हैं और हमें करना क्या चाहिए। यदि जीवन में हम कुछ बड़ा नहीं सोचेंगे तो हम न तो जीवन की चुनौतियां स्वीकार कर पाएंगे और न ही अपनी कमियों को पहचान पाएंगे। यह निर्णय लेना कोई आसान काम नहीं है कि हम जीवन में कर क्या सकते हैं अथवा करना क्या चाहते हैं, क्योंकि यह बात केवल निर्णय लेने की नहीं है बल्कि यह तो एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, जिसके लिए बड़े धैर्य और सहन शक्ति की ज़रूरत होती है। मनुष्य की शक्तियों के बारे में तो कई महापुरुषों ने भी हमारा मार्गदर्शन किया है। देखें इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है। स्वामी विवेकानंद की शरण में एक युवक। एक बार की बात है, एक युवक बहुत परेशान था। कठिन परिश्रम करने के पश्चात भी वह 2 जून की रोटी नहीं जुटा पाता था। लकड़हारे के घर जन्म लेने के पश्चात उसका जीवन गरीबी में ही बीता। जब वह दूसरों लोगों को आनंद भरा विलासितापूर्ण जीवन जीते देखता तो उसका मन भी ललचा उठता। वह भी एक अच्छा सुखमय जीवन जीना चाहता था। संपन्न जीवन जीने के लिए उसने कठिन परिश्रम करना आरंभ कर दिया। उसने देखा कि कुछ लोग अपने व्यवसाय में बहुत कुशल हैं और धन भी अधिक अर्जित कर रहे हैं। उसने उन सफल व्यक्तियों के काम करने के तरीके की नकल भी की ताकि उसे भी कामयाबी मिले और वह भी सभी सुखों का भोग कर सके। परंतु उसके सारे प्रयास विफल हो गए और उसे लगने लगा कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसका आत्मविश्वास टूट गया। जब व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है तो उसे कुछ नहीं सूझता। ऐसा ही उस युवक के साथ हुआ। अंत में
उसने सोचा क्यों न वह स्वामी विवेकानंद से मिलकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करे। अतः वह स्वामी विवेकानंद से मिलने पहुंचा। स्वामी जी के पास पहुंचकर उसने नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और बताया, स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। अथक एवं कठिन परिश्रम करने के पश्चात भी मैं गरीबी में जीवन यापन कर रहा हूँ, जबकि मेरे बहुत से जानकार अपने जीवन में विलासिता का आनंद ले रहे हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मेरा जीवन भी सुखमय हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि एक हिष्ट-पुष्ट नौजवान हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा है और अधिक से अधिक धन तुरंत अर्जन करने की विधि सीखना चाहता है। स्वामी जी ने उस युवक से पूछा कि तुम इतना धन क्यों अर्जित करना चाहते हो? युवक ने करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहा, मैं आनंद पूर्वक जीवन यापन के लिए अधिक से अधिक धन तुरंत अर्जित करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने आगे पूछा, ऐसा करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? युवक ने कहा, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। स्वामी विवेकानंद ने युवक की बात सुनकर उसे समझाया और कहा, कृपया आप अपने कथन पर पुनः विचार करें, क्योंकि जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। बड़ा लाभ पाने के लिए बलिदान भी बड़ा करना पड़ता है। युवक ने कहा, स्वामी जी, मैंने भली भांति सोच विचार कर यह निर्णय लिया है। मैं अधिक धन अर्जन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृपया बताएं कि मुझे करना क्या होगा। यदि ऐसी बात है और आपने सोच समझकर यह निर्णय लिया है, तो मैं आपको तुरंत धन अर्जन का एक अति सुगम उपाय बताता हूँ। स्वामी जी ने युवक से कहा। युवक को स्वामी जी के कथन पर विश्वास नहीं हुआ। क्या स्वामी जी के पास वास्तव में ऐसा कोई उपाय है जिससे तुरंत अधिक धन अर्जित किया जा सके? युवक सोचने लगा। उसे स्वामी जी के कथन पर कुछ शक हुआ। अतः उसने स्वामी विवेकानंद से पुनः पूछा, स्वामी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे लगता है आप मेरा उपहास कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ज्ञान में ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे थोड़े समय में अधिक धन अर्जित हो सके। स्वामी जी ने कहा, बच्चा, मैं तुम्हारा कोई उपहास नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें यह बता रहा हूँ कि अधिक धन तुरंत अर्जित करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। क्या तुम बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो? युवक ने कहा, स्वामी जी, आप जो कहेंगे मैं वो त्याग करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या वास्तव में कोई ऐसा उपाय भी है जिससे तुरंत अधिक धन अर्जित किया जा सके। यदि हाँ, तो कृपया वह उपाय मुझे तुरंत बताएं। स्वामी जी ने उपाय बताते हुए कहा, बच्चा, ध्यान से मेरी बात सुनो। इस शहर में एक धनी व्यक्ति रहता है, परंतु वह नेत्रहीन है। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति उसे एक नेत्र दान कर दे तो उसका अंधापन दूर हो सकता है और वह पुनः देख पाएगा। इस उपकार के लिए वह दानकर्ता को असीम धन देने को तैयार है। यदि तुम अपनी एक आंख उसे दान कर दो तो उसका बहुत भला होगा और वह पुनः अपनी आंखों से दुनिया को देख सकेगा। इस प्रकार तुम न केवल एक अंधे को नया जीवन दोगे, बल्कि तुम्हें वह अपार धन भी देगा जिससे तुम जीवन के सभी आनंद उठा सकोगे। तुम्हें इतना तो ज्ञात होगा कि इस संसार में असंख्य ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल एक ही आंख है और वे लोग एक ही आंख से जीवन का आनंद ले रहे हैं। इसी प्रकार तुम भी जीवन का आनंद अपनी एक आंख से ले सकोगे और तुम्हें मनचाहा धन भी प्राप्त हो जाएगा। क्यों है न एक उत्तम और सरल उपाय जिससे तुम अधिक धन तुरंत प्राप्त कर सकोगे? स्वामी जी ने युवक से पूछा। स्वामी जी की बात सुनकर युवक घबरा गया। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि स्वामी जी ऐसा उपाय बताएंगे। अपनी एक आंख निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति को देने के सुझाव से वह भयभीत हो गया। यह उपाय उसे कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन तुरंत अधिक धन प्राप्ति के लोभ को भी वह त्याग नहीं सका। उसने सोचा, स्वामी जी उसकी केवल एक ही आंख मांग रहे हैं, दोनों आंखें तो नहीं मांग रहे हैं। स्वामी जी ने ठीक ही कहा है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी एक ही आंख है, वे लोग भी तो जीवन का आनंद उठा रहे हैं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? युवक ने सोचा, लेकिन कोई अस्थायी निर्णय लेने से पहले युवक इस प्रस्ताव पर भली भांति विचार कर लेना चाहता था। अतः उसने अपनी एक आंख बंद कर के देखने का प्रयास किया, किंतु उसे सब
कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया जो दोनों आँखों से दिखाई देता है। उसे लगा कि एक आँख दान कर देने से वह पंगु हो जाएगा। यह प्रस्ताव उसे उचित नहीं लगा, अतः उसने अपनी एक आँख देने से इनकार कर दिया और कहा, स्वामी जी, मुझे यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। मैं अपनी आँख किसी को किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं हूँ। स्वामी जी युवक की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हारी आँख का मूल्य क्या है। इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। स्वामी जी ने आगे कहा, यदि तुम एक आँख नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। तुम्हारे पास शरीर के और भी अंग है और सभी अंग मूल्यवान है। यदि तुम अब भी तुरंत धन अर्जन करना चाहते हो तो मुझे अपना एक हाथ दान कर दो। उसके बदले में तुम्हें 2 लाख रुपये दूंगा। युवक ने हाथ देने से भी इनकार कर दिया। फिर स्वामी जी ने उससे एक पैर मांगा और 2 लाख रुपये देने का प्रस्ताव दिया। युवक ने इस प्रस्ताव से भी इनकार कर दिया। युवक को लाखों रुपये तुरंत मिल रहे थे, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि लाखों रुपये के बदले जो कुछ उससे मांगा जा रहा था उसकी कीमत को आंका नहीं जा सकता। धन के बदले युवक अपने बहुमूल्य अंग कुर्बान नहीं कर पा रहा था। युवक की बातें सुनकर स्वामी जी मुस्कुराने लगे और युवक से कहा, तुम्हारे पास धन अर्जन के इतने सारे साधन हैं जिनमें से किसी एक का त्याग करके तुम धन्यवान हो सकते हो, फिर भी तुम अपनी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते। स्वामी जी ने युवक को समझाया कि तुम्हारे पास वह सब कुछ पहले से ही है जो मानव के लिए सबसे मूल्यवान होता है, और वह है तुम्हारा स्वस्थ शरीर, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी हिम्मत। अपनी शक्ति को, अपने मूल्य को, अपनी क्षमता को पहचानो। यदि एक बार तुमने अपनी क्षमता और शक्ति को पहचान लिया तो तुम जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर पाओगे जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। क्या वास्तविक जीवन में हमारा हाल भी इस युवक की भांति नहीं है? युवक की भांति हमें भी यह ज्ञात नहीं है कि भगवान ने हमें कितना सामर्थ्यवान बनाया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, भगवान जो कि हमारा रचयिता है ने हमारे मन और मस्तिष्क में अपार शक्तियों एवं योग्यताओं का भंडार बना रखा है। हमें इस भंडार का उचित उपयोग करना चाहिए। जब हम यह नहीं जानते कि हमारे पास कितनी शक्तियों का भंडार है तो हम उनका उपयोग कैसे करेंगे? अपनी इसी अज्ञानता के कारण हमने कभी इन शक्तियों को खोजने का प्रयास ही नहीं किया। आप जानकर हैरान होंगे कि हमारे व्यक्तित्व को परमात्मा ने असीम क्षमता प्रदान की है। ज़रूरत है इन क्षमताओं को खोजकर अपनी समुचित उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाने की। लेकिन जब हमें अपनी क्षमताओं का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम उन्हें खोजेंगे कैसे? क्या कभी हमने सोचा है कि हम अपनी छुपी हुई क्षमताओं का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? इसका एक मुख्य कारण यह है कि हम केवल वही देखते हैं या देखना चाहते हैं जो प्रत्यक्ष दिखता हो, हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा हो और जिसे हम महसूस कर सकते हो। यह हमारी आदत बन गई है। इस आदत को छोड़कर हमें यह जानना होगा कि हमारे पास भी भगवान की दी हुई वे सभी शक्तियाँ हैं जो उसने दुनिया के सफल व्यक्तियों को दी है। यदि वे सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम उनका उपयोग ही नहीं करते। इसी कारण हमारी ये शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था को प्राप्त हो जाती है, अर्थात ये शक्तियाँ हमारे अंदर सोई हुई है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर अचानक जागृत भी हो जाती है। अपनी क्षमताओं को पहचानने का पहला कदम है अपने आप पर पूरा विश्वास रखना, क्योंकि रुकावटें आने पर सबसे पहले हम अपना विश्वास खो देते हैं। फलस्वरूप अपने काम को भी अधूरा छोड़ देते हैं और बहाना बनाने लगते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है या हमारे हालात ही खराब है। एक बार असफल होने के पश्चात हम सफल होने के लिए अन्य उपाय खोजने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हम केवल वही कार्य करना चाहते हैं जो करने में आसान हो, जिसको करने में हमें किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। यदि हमने
जीवन की चुनौतियों को स्वीकार ही नहीं किया तो अपनी शक्तियों का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। हमारे अंदर पर्याप्त योग्यताएं हैं, आवश्यकता है उनको पहचान कर उनका उपयोग करने की, ताकि हम चुनौतियों को न केवल स्वीकार कर सके बल्कि सफल भी हो। मिस्टर अरुण और नाटक क्लब। अरुण एक विद्यार्थी है। कॉलेज में उसके कुछ साथियों ने एक नाटक क्लब बनाया हुआ है, लेकिन अरुण की नाटक में भाग लेने या अभिनय करने की रुचि नहीं थी। उसको लगता था कि उसमें अभिनय करने की योग्यता बिल्कुल भी नहीं है। वह एक अंतर्मुखी युवक था और लोगों से कम ही बातचीत करता था। वह अपने आप में ही मस्त रहने वाला युवक था। कुछ समय पश्चात उसके कॉलेज में एक नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उसके नाटक क्लब के मित्र भाग लेना चाहते थे। नाटक के लिए सभी मित्र एक सशक्त कहानी की तलाश करने में जुट गए। वे लोग अनेक प्रकार की कहानियों पर चर्चा करने लगे। इस प्रकार कई दिन बीत गए, परंतु उन्हें कोई कहानी पसंद नहीं आ रही थी। हर कहानी में उन्हें कोई न कोई त्रुटि दिखाई देती और वे लोग पुनः बहस करने लगते। उचित कहानी का चयन न हो पाने के कारण उनका उत्साह कम होता जा रहा था। अरुण चुपचाप बैठकर उनकी बहस सुनता रहता। एक बार उसे लगा मानो वह स्वयं कहानी के चुनाव में अपने मित्रों की सहायता कर सकता है, परंतु वह यह सोचकर चुप रह गया कि उसके मित्र तो कलाकार हैं और उसे अभिनय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इस कारण वह उन्हें कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। उसके मित्र जब कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे तो अरुण ने सोचा क्यों न वह अपना सुझाव मित्रों को बता दे, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो जाए, परंतु कुछ भी कह पाने का साहस नहीं हो रहा था। अंत में उसने धीमी आवाज़ में उन्हें कुछ बताया, पर उसकी धीमी आवाज़ को शोरगुल में कोई नहीं सुन सका। एक बार पुनः उसने ऊंची आवाज़ में उन्हें बताना आरंभ किया। अरुण की ऊंची आवाज़ सुनकर सभी मित्र उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। अरुण ने कहना आरंभ किया, आप सब लोग इतने दिनों से अपने नाटक के नायक पर चर्चा कर रहे हो और आपस में सहमत भी नहीं हो रहे। आप लोग जिस नायक की कल्पना कर रहे हैं वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक सुपरमैन है। जीवन के वास्तविक संघर्ष तो आम आदमी झेलता है, सुपरमैन नहीं। मेरे विचार में एक नाटक का नायक एक आम आदमी होना चाहिए जो कठिन परिश्रम करके अपने जीवन के सभी संघर्षों पर विजय प्राप्त करता है। यदि हम सुपरमैन के बजाय एक आम आदमी के जीवन और उसके जीवन संघर्ष का मंचन करें तो यह न केवल सुगम होगा बल्कि प्रभावशाली संदेश भी देगा। अरुण का सुझाव सभी को बहुत पसंद आया और सब ने मिलकर अरुण की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने अरुण से अनुरोध किया कि वह उनके नाटक का निर्देशन भी करे। वैसे तो अरुण बहुत शर्मीला था और कोई सुझाव देने का साहस भी नहीं कर पा रहा था, परंतु जब उसके सुझाव को उसके मित्रों ने न केवल स्वीकार किया बल्कि उसकी प्रशंसा भी की तो अरुण की हिम्मत बहुत बढ़ गई। उसमें कुछ नया कर गुजरने का साहस आ गया। अरुण के मित्रों का नाटक मंचन न केवल सफल हुआ बल्कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अरुण में नाटक का निर्देशन करने का गुण कहाँ से आ गया? उसने तो कभी अभिनय नहीं किया था और न ही कभी किसी नाटक में भाग लिया था। अकस्मात यह गुण अरुण में कहाँ से आ गया? सत्य तो यह है कि यह गुण अरुण में पहले से ही विद्यमान था, परंतु उसका उपयोग न होने के कारण यह गुण अपनी सुप्त अवस्था में था। आवश्यकता थी इस गुण को पहचान कर उसको जगाने की। इसी प्रकार जिस दिन आप अपने सुप्त गुणों को पहचान लेंगे उस दिन आप अपनी उन सभी सीमाओं को तोड़ देंगे जिनके अंदर आपने अपने आप को शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से जकड़ रखा है। अभी तक तो आप केवल अपनी कमियों और कमजोरियों को ही देखते आए हैं, परंतु अब समय आ गया है कि आप अपने गुणों को भी पहचानें। अपने गुणों को पहचानने के लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। आपको अपने जीवन की बीती हुई किसी ऐसी घटना को याद करना होगा जब आप चारों ओर से कठिनाइयों में घिर गए थे। हो सकता है आपको बहुत हानि हुई हो, आप कोई नौकरी पाने में असफल हो गए हो या फिर आपने किसी अपने को खो दिया हो। ऐसी कुछ भी भयानक घटना हो जिसका आपने डटकर मुकाबला किया हो और ऐसा लगा हो
कि आप इस कठिनाई का सामना नहीं कर सकते, लेकिन अंत में आपने उस कठिनाई पर विजय पाई हो। अगर ऐसा हुआ था तो आपको यह भी याद होगा कि आपने किस प्रकार उस चुनौती का सामना किया था। आप तो यह भी नहीं जानते थे कि उस कठिनाई का सामना कैसे किया जाए, किंतु आपने उसका सामना किया था और विजयी भी हुए थे। आप यह भी जान लीजिए कि भविष्य में अगर फिर कोई समस्या उत्पन्न हुई तो आप उसका भी सामना कर लेंगे, क्योंकि जिस शक्ति के माध्यम से आपने पिछली कठिनाई का सामना किया था वह शक्ति आज भी आपके अंदर विद्यमान है। यदि वह घटना न घटती तो आपको अपनी शक्तियों का पता ही नहीं लगता। उसी घटना से आपको अपनी असीम शक्तियों का ज्ञान हुआ था। वे सब शक्तियाँ आज भी आपके अंदर विद्यमान है। आपको तो मात्र उनको उपयोग में लाने का अभ्यास करना है। इस समय जब आप पिछली उस घटना के बारे में और उस पर पाई विजय के बारे में सोचते हैं तो आपको अपने कार्य पर प्रसन्न होना चाहिए। भयंकर कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने आप को बधाई देनी चाहिए और अपने आप पर गर्व होना चाहिए। ऐसा अनुभव करने से आपको भविष्य में कठिनाइयों का सामना करने का बल मिलेगा। जब तक आप अपने आप को महत्व नहीं देंगे तो कोई अन्य व्यक्ति भी आपको महत्व नहीं देगा। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने गुणों को पहचानें, किंतु इसके विपरीत आप तो अपने अवगुणों का राग ही अलापते रहते हैं। अपनी कमियों या गलतियों को पहचानना कोई गलत बात नहीं, बल्कि आपको अपनी गलतियों से कुछ सीखना भी चाहिए। उसके साथ साथ आपको अपनी सफलता और अपनी विजय का उत्सव भी मनाना चाहिए। अपनी सफलता को मान देने से आप में अधिक विश्वास पैदा होगा और इस प्रकार आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की हिम्मत जुटा पाएंगे और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का आप में साहस पैदा होगा। किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने की सभी क्षमताएं आप में पहले से ही विद्यमान है। आपको आवश्यकता है अपने में साहस पैदा करने की। प्रकृति ने हर कठिनाई का सामना करने की क्षमता आपको पहले से ही उपलब्ध करा रखी है। समय आने पर यह क्षमता आपके काम भी आएगी, परंतु आपको अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा। लेसन 2, अपना महत्व समझो। पिछली कठिनाइयों का सामना करते करते हमने यह तो जान ही लिया होगा कि हमारे पास कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता है और वक्त आने पर मुसीबतों का सामना पहले भी कर चुके हैं और आगे भी कर लेंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी उन शक्तियों को ठीक से पहचानने की आवश्यकता है जो हमारे अंदर पहले से विद्यमान है। इसके लिए हमें अपने गुणों व अवगुणों अथवा अपनी शक्तियों एवं अपनी कमियों पर ध्यान देना होगा। हमें यह जानना होगा कि हमारी कमजोरियां क्या है और हमारी शक्तियां क्या है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें अपने सभी सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न यह है कि हम अपनी इन शक्तियों को पहचानें कैसे। यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि हर इंसान को ये शक्तियाँ जन्म से प्राप्त होती है। बच्चा जब पैदा होता है उसे बचपन से ही कुछ चीज़ें पसंद होती है और कुछ चीज़ें नापसंद होती है। उसके ये पसंद व नापसंद करने के लक्षण ही उसकी सफलता का आधार बनते हैं। यदि बच्चे को संगीत बचपन से ही पसंद है तो निश्चय ही वह एक सफल संगीतकार बन सकता है। उसके विपरीत यदि उस बच्चे को एक अभिनेता बनाने का प्रयास किया जाए तो कदाचित वह सफल अभिनेता न बन सके। इसलिए हमारे लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि हमारी रुचि किस क्षेत्र में है। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें अपनी सफलता का क्षेत्र स्वयं निश्चित करना होगा। कभी कभी हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की उत्कंठ इच्छा तो होती है, लेकिन धन की कमी, समय की कमी तथा अन्य साधनों की कमी के कारण हम अपनी इच्छा को दबा लेते हैं। ऐसा बचपन में ही नहीं, हमारे वयस्क होने के पश्चात भी हो सकता है। परिस्थितिवश जब हम पर्याप्त समय तक अपना मनचाहा कार्य नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में हम अपनी क्षमता का उपयोग करना भूल जाते हैं, अपनी शक्तियों की पहचान नहीं कर पाते। फलस्वरूप हम मान लेते हैं कि
हम यह कार्य करने में समर्थ नहीं है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है हमारी सोच। हम सोच लेते हैं कि यह कार्य कठिन है, यह कठिन कार्य हम नहीं कर पाएंगे। कुछ नया कार्य करने से हमें डर लगने लगता है, हमें निराशा से भय लगने लगता है, हमें असफलता से डर लगने लगता है और हमें डर इस बात का लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमारा यही डर हमें कुछ नया करने से रोक देता है। भयभीत होकर हम उन सब अवसरों को खो देते हैं जिनसे हम कुछ चमत्कारी कार्य कर सकते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो रेखा की कहानी पढ़ें। रेखा की लेखन प्रतियोगिता। रेखा एक प्रकाशन कंपनी में काम करती थी। वह न केवल अपने कार्य में कुशल थी बल्कि वह एक सफल संपादक भी थी। अपने कार्य में कुशल होने के साथ साथ वह नए नए विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करने के सुझाव भी कंपनी को देती रहती थी। उसकी कंपनी ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें कर्मचारियों को नई पुस्तकों के प्रकाशन संबंधी सुझाव देने थे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी कर्मचारियों को अपनी टीम बनानी थी। प्रतियोगिता में केवल टीम ही भाग ले सकती थी। प्रतियोगिता का निर्णय विश्व के प्रतिष्ठित वरिष्ठ प्रकाशकों के निर्णायक मंडल द्वारा किया जाना था। प्रतियोगी टीमों द्वारा प्रस्तुत सुझावों में से जिस भी टीम का सुझाव निर्णायक मंडल को पसंद आएगा, उस विषय पर न केवल पुस्तक प्रकाशित की जाएगी बल्कि उसका विक्रय विश्व भर में किया जाएगा। रेखा ने आज तक किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। जीतने की तो बात ही अलग थी। उसे टीम में काम करने की अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह कुछ नया सोच पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही थी। पहले तो रेखा अपनी कंपनी को नई पुस्तकें का सुझाव देती रहती थी और उसके सुझावों की प्रशंसा भी होती थी। अपनी इसी प्रशंसा को ध्यान में रखकर वह डर रही थी। यदि उसके सुझाव निर्णायक मंडल को पसंद नहीं आए तो उसकी योग्यता पर लोग संदेह करने लगेंगे। उसका अपने आप पर संदेह करना स्वाभाविक था क्योंकि वह समझती थी कि उसकी पिछली उपलब्धियां उसे भाग्य से या फिर अच्छी किस्मत के कारण प्राप्त हुई है। अपनी उपलब्धियों का श्रेय उसने कभी अपने आप को नहीं दिया। इसे वह किस्मत का चमत्कार मानती थी। वह अपने आप को इसके योग्य नहीं समझती थी। उसे डर था कि असफल हो जाने पर लोग उसका उपहास उड़ाएंगे। इसी डर के कारण वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेनी चाहती थी। अभी वह सोच ही रही थी कि उसे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए या नहीं, परंतु उसके हाथों के तोते उड़ गए जब उसे ज्ञात हुआ कि प्रबंधक ने उसका नाम इस प्रतियोगिता में पहले से ही भेज दिया है। अब तो वह कुछ नहीं कर सकती। अब तो उसे मजबूरन प्रतियोगिता में भाग लेना ही होगा। यह जानकर उसे चिंता सताने लगी। जब तक वह कुछ और सोच पाती, प्रतियोगिता का निर्धारित समय आ पहुंचा और उसकी रातों की नींद हराम हो गई। नाम चला गया है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, वह सोचने लगी। उसने निर्णय लिया कि किस्मत ने उसे कुछ कर दिखाने का एक अवसर प्रदान किया है। उसे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और प्रतियोगिता में जी जान से भाग लेना चाहिए। प्रतियोगिता के दिन टीम के सभी सदस्य भिन्न भिन्न संभावित विषयों पर चर्चा करने लगे। सभी सदस्य अपने हिसाब से पुस्तकों के नाम और विषय वस्तु का सुझाव दे रहे थे। अकस्मात रेखा को इन सुझावों में से एक सुझाव बहुत अच्छा लगा। रेखा को ही क्या बल्कि सभी सदस्यों को यह सुझाव बहुत पसंद आया। अतः सभी सदस्य उस विषय पर कार्य करने लगे। सभी सदस्यों का कहना था कि चाहे वे इस प्रतियोगिता में जीते या हारे, परंतु कार्य वो दिल लगाकर करेंगे। इसके विपरीत रेखा के मस्तिष्क में प्रतियोगिता को हर हाल में जीतने का विचार दौड़ रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान प्रतियोगिता जीतने पर लगा दिया एवं जी जान से कार्य करने में जुट गई। रेखा के उत्साह को देखकर अन्य सदस्यों के मन भी प्रतियोगिता में सफल होने की प्रबल भावना जाग उठी। अब सभी सदस्य अन्य विषयों को छोड़कर चुने गए विषय पर एकजुट होकर कार्य करने लगे। यद्यपि रेखा टीम की नेता नहीं थी, परंतु सबको ऐसा लग रहा था मानो रेखा ही उनका मार्गदर्शन कर रही है।
जब निर्णायक मंडल के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समय आया तो टीम के नेता ने रेखा से अनुरोध किया कि टीम के विचार निर्णायक मंडल के सामने प्रस्तुत करे। रेखा ने एकाग्रता से किए हुए कार्य को ऐसी दक्षता के साथ प्रस्तुत किया जिससे पूरा निर्णायक मंडल बहुत प्रभावित हुआ। इस टीम द्वारा चुना गया विषय, उसकी रूपरेखा और प्रभावी प्रस्तुतिकरण के फलस्वरूप रेखा की टीम को विजयी घोषित कर दिया गया। रेखा को अपने आप पर और अपनी योग्यता पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब अचानक हो गया है, परंतु मन ही मन अपनी योग्यता पर उसे गर्व होने लगा था। उसे लगने लगा कि उसमें प्रतियोगिता को जीतने की क्षमता थी और अब भी उसमें यह क्षमता विद्यमान है। प्रतियोगिता में भाग तो उसने अपने रचनात्मक विचारों के कारण लिया था। उसे यह नहीं ज्ञात था कि उसमें किसी टीम का नेतृत्व करने अथवा अपने कार्य को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की कला भी विद्यमान है। अपने अंदर छुपी हुई इन क्षमताओं की उसने आज नई खोज की थी। क्या हम भी रेखा की भांति नहीं सोचते? हमारे में योग्यता है, क्षमता है, फिर भी हम असफल होने के डर से या दूसरों के सम्मुख उपहास का पात्र बनने के डर से कोई नया कार्य आरंभ नहीं करते। यही एक ऐसा मुख्य कारण है जिसके लिए हम अपने जीवन में अनेक सुनहरे अवसरों को गंवा बैठते हैं। हम सदैव एक सुरक्षा कवच को तलाशते रहते हैं और कुछ नया कर दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाते। जब तक हम अपने सुरक्षा कवच से बाहर निकलकर नई संभावनाओं की परख और खोज नहीं करेंगे, हम कठिनाइयों का सामना करने की कला में पारंगत नहीं हो पाएंगे। घिसी पिटी लकीर से हटकर कुछ खास कर गुजरने की भावना ही हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने और सफल होने का मार्ग दिखाएगी। सुरक्षा कवच से बाहर निकलना बहुत कठिन होता है क्योंकि हमें सुरक्षित घेरे में रहकर काम करने की आदत हो गई है। अपने सुरक्षा कवच से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी बुद्धि, योग्यता और अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि विश्वास किस बला का नाम है और यह मिलता कहाँ है? दुर्भाग्य से हम इसे बाजार में नहीं खरीद सकते और न ही यह कोई वस्तु है जिसे धन से खरीदा जा सके। विश्वास का तो सृजन किया जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए कठिन एवं कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। अपने आप को अग्नि परीक्षा में झोंकना पड़ता है। विश्वास पैदा करने के लिए हमें अपने आप को उन परिस्थितियों में डालना होगा जिनसे बाहर निकलना हमें अति कठिन नजर आता हो और जिनका सामना करने की हमारी हिम्मत न हो। यदि हम एक बार इस प्रयोग में सफल हो जाते हैं तो हमारे विश्वास की नींव पक्की हो जाएगी और हम आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। यह सब कहना तो बहुत आसान है, परंतु करना अत्यंत कठिन होता है। हम नए अवसरों को आजमाना तो चाहते हैं, परंतु क्या हर बार हम सफल हो पाएंगे? दुर्भाग्यपूर्ण यह सत्य नहीं है। सफलता हमेशा हमारे कदम चूमे यह वास्तविक जीवन में संभव नहीं होता। जीवन में तो एक के बाद एक कठिनाई आती ही रहती है और हम असफल भी होते रहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से हमारा मनोबल भी टूट सकता है, लेकिन हमें इस प्रकार की कठिनाइयों से या असफलता से घबराना नहीं है। ये तो जीवन का अभिन्न अंग है। असफलता का सामना करना दोधारी तलवार पर चलने के समान है। यदि हम अपनी असफलता को बहुत गंभीरता से लेंगे तो हम अपनी विश्वास बिल्कुल खो बैठेंगे और यदि हम असफलता को मजाक में लेंगे तो हम अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि असफलता का मतलब क्या है। एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ नहीं है कि हमारा पूरा जीवन ही असफल हो गया। असफल कौन होता है? एक बार असफल होने पर क्या हम आगे कार्य करना बंद कर देंगे? असफल हम नहीं होते। असफल तो हमारा कार्य होता है। जिस कार्य में हम असफल हुए हैं, हमें उस कार्य की कमियों का पता लगाना होगा तथा उन कमियों को सुधारना होगा। एक बार हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे तो हम अपने अगले कार्य में अवश्य सफल हो पाएंगे। केवल असफलता के डर से हमें किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम अपनी असफलता के कारणों का पता लगा लेते हैं
और उन कारणों को सुधारना आरंभ कर देते हैं तो इससे हमारे अंदर नया विश्वास पैदा होगा, हमारे अंदर नई स्फूर्ति आएगी और हमारी क्षमता में वृद्धि होगी। ऐसा होने से हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लग जाएंगे। हम समाज में गर्व से अपना सिर ऊंचा करके चल सकेंगे। ये सभी लक्षण हमारे विश्वास को दर्शाते हैं। यदि हमें अपने आप पर विश्वास है तो हम बिना भटके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहेंगे। सफलता का एक रास्ता बंद होने पर हम नए रास्ते का निर्माण कर लेंगे। शर्त एक ही है कि हमें अपने आप पर पूरा विश्वास होना चाहिए। विश्वास कैसे कार्य करता है यह जानने के लिए नीचे लिखी लघु कथा पढ़िए। पक्षी और वृक्ष। एक जंगल में एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक छोटा पक्षी बैठा था। जंगल में भांति भांति के खतरनाक जानवर घूम रहे थे। ये जानवर किसी के लिए भी खतरा बन सकते थे, लेकिन छोटा पक्षी तो पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा था और वहां तक कोई जानवर नहीं पहुंच सकता था। पक्षी को इन जानवरों से कोई डर नहीं था। वह निर्भीक होकर शाखा पर उछल कूद करते हुए प्रकृति का आनंद ले रहा था। जब पक्षी निश्चिंत होकर शांतिपूर्वक पेड़ की शाखा पर आराम कर रहा था, तभी जंगल का मौसम यकायक खराब हो गया। जोर जोर से हवाएं चलने लगी और तूफान आ गया। हवाओं के तीव्र वेग से समूचा वृक्ष जोर जोर से हिलने लगा, मानो वृक्ष टूटकर नीचे आ गिरेगा। जंगल में सारे जानवर तूफान के आने से भयभीत हो गए और डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। भयंकर तूफान से सभी जानवर भयभीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था हवा के तेज झोंकों से पेड़ की वह शाखा टूट जाएगी जिस पर पक्षी बैठा है, परंतु उस नन्हे पक्षी को इसका कोई भय नहीं था। धरती पर रहने वाले जानवरों के लिए यह एक चिंता का विषय हो सकता है, परंतु पक्षी को तूफान की कोई चिंता नहीं थी। उसे विश्वास था कि वह अपने आप को तूफान से बचा लेगा। यदि पेड़ की शाखा टूट भी गई तो पक्षी उड़ जाएगा और किसी अन्य शाखा पर जाकर बैठ जाएगा। पक्षी के पास उड़ने के लिए पंख है जो उसकी शक्ति है और उसमें इतना विश्वास है कि वह तूफान में भी उड़कर किसी अन्य वृक्ष अथवा किसी अन्य शाखा तक पहुंच जाएगा। जंगल में न तो वृक्षों की कमी है और न ही शाखाओं की। पक्षी उड़कर किसी भी अन्य वृक्ष अथवा शाखा पर जा सकता है। अपने इसी विश्वास और अपनी क्षमता के बल पर छोटा पक्षी तो चिंता से मुक्त था, परंतु अन्य जानवर पक्षी से अधिक ताकतवर होने के पश्चात भी चिंताग्रस्त थे। पक्षी भी छोटा है और उसकी कहानी भी छोटी है, परंतु यह हमें जीवन का अमूल्य पाठ पढ़ाती है। वह पाठ है अपनी हिम्मत और अपनी क्षमता पर भरोसा करना। हमारी सफलता का एक मार्ग बंद हो जाए तो क्या हमें कार्य करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, हमें अपनी सफलता के दूसरे रास्तों की तलाश करनी होगी और यदि सभी रास्ते बंद मिले तो हमें अपनी सफलता के नए रास्तों का निर्माण स्वयं करना होगा। जिस दिन हमें यह विश्वास और अपनी क्षमता पर भरोसा हो जाएगा, हमें ज्ञात होगा कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत सारे वृक्ष हैं और उनकी बहुत सारी शाखाएं हैं। हम किसी भी वृक्ष अथवा शाखा को अपनी सुरक्षा का माध्यम बना सकते हैं, परंतु ऐसा सुरक्षा कवच अस्थायी नहीं होते। वास्तविक सुरक्षा कवच तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है और वे हैं हमारा आत्मविश्वास, हमारी क्षमता व हमारी योग्यता। जिस दिन हम अपने आप पर और अपने आत्मविश्वास पर भरोसा कर लेंगे, उस दिन हम किसी भी कठिनाई से भयभीत नहीं होंगे। हमें तो पूरे आत्मविश्वास से अपने कार्य करते रहना चाहिए। भविष्य की चिंता करना बेकार है। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। जरा अपनी दैनिक गतिविधियों पर एक दृष्टि डालिए। हम सब मानव हैं, कोई भविष्य ज्ञाता नहीं है। हमें यह ज्ञात नहीं कि कल क्या होगा, इसके बावजूद हम भविष्य की लंबी लंबी योजनाएं बनाते रहते हैं। अपने बुढ़ापे के लिए हम पैसों की बचत करना आरंभ कर देते हैं। जीवन में विलासिता की वस्तुओं का परित्याग कर हम अपने बच्चों के लिए धन बचाना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वृद्ध हो जाने के पश्चात हमें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और जीवन आराम से गुजर जाए। ये सभी कार्य हम अपने विश्वास के भरोसे करते हैं। भविष्य का ज्ञान न होने के बावजूद हम अपने भविष्य की योजना बनाते रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमें विश्वास होता है कि हम ऐसा कर पाने में सफल होंगे।
पर यह विश्वास हमारे अंदर आता कहाँ से है? इसका उत्तर बहुत ही साधारण है। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ऐसा होता हुआ हम देखते हैं। हम अपने बुजुर्गों को, आसपास के लोगों को भविष्य की योजनाएं बनाते हुए देखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति ने हमें सकारात्मक सोच दी है। अच्छा सोचना हमारा स्वाभाविक गुण है और यही गुण हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह एक लंबा विषय है। फिलहाल हम केवल आत्मविश्वास के बारे में ही बात करेंगे। मिस्टर प्राण और बैंक का चेक। मिस्टर प्राण एक सफल व्यापारी है। दुर्भाग्यवश वह बीमार हो गए और कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहे। उनकी अनुपस्थिति में उनके व्यापार को भारी हानि उठानी पड़ी और कर्जदार हो गए। बीमारी से ठीक हो जाने के बाद उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उधारदाता और लेनदार उन्हें परेशान करने लगे। समस्या का कोई समाधान मिल नहीं रहा था। कर्ज के बोझ तले दबे दबे कुर्की की नौबत आ गई। बीमारी के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया, जिसके कारण वह अधिक परिश्रम करने में भी असमर्थ थे। उन्हें वित्तीय सहायता की तुरंत आवश्यकता थी। ऐसा न हो पाने पर वह तनाव से ग्रस्त रहने लगे। जब कोई व्यक्ति तनाव में जीता है तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। मिस्टर प्राण भी इसी अवस्था में डगमगाते कदमों से अपने कार्यालय जा रहे थे। चलते चलते अचानक एक व्यक्ति से टकरा गए। जिस व्यक्ति से उनकी टक्कर हुई वह एक सभ्य व सुशिक्षित व्यक्ति प्रतीत होता था। सुंदर वेशभूषा और गले में लटकती टाई से वह एक भला बिजनेसमैन लग रहा था। टक्कर लगने के कारण जब मिस्टर प्राण जमीन पर गिरे तो उस व्यक्ति ने प्राण की सहायता की। प्राण अपने पूरे होश में न होने के कारण उस व्यक्ति का मन से धन्यवाद किए बिना आगे बढ़ गए। उस व्यक्ति ने प्राण को पुकारा और उनका हालचाल पूछने लगा। एक अनजान व्यक्ति द्वारा संवेदना दर्शाए जाने पर मिस्टर प्राण भावुक हो गए। भावुक होकर प्राण ने अपनी सारी व्यथा कथा उस अनजान व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने प्राण की व्यथा न केवल शांतिपूर्वक सुनी बल्कि उनको वित्तीय सहायता देने को भी तैयार हो गया। उसकी एक ही शर्त थी कि प्राण को उसका धन 1 वर्ष की अवधि में लौटाना होगा। मिस्टर प्राण को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि कोई देवता था जिसे भगवान ने उनकी मदद करने के लिए भेजा था। उन्हें लगा हो न हो यह व्यक्ति मजाक कर रहा है। इसी बीच उस व्यक्ति ने अपनी चेकबुक निकाली, उनका नाम पूछा और एक भारी भरकम रकम का चेक काटकर उनके हाथ में थमा दिया। तत्पश्चात वह व्यक्ति वहां से चला गया। मिस्टर प्राण कभी चेक को देखते, कभी उस पर लिखी हुई राशि को। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अनजान व्यक्ति इतनी बड़ी राशि का चेक उन्हें दे गया है। इतनी अधिक राशि से तो उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारी कर्जदारी दूर हो जाएगी। सब लेनदारों का भुगतान करने के पश्चात भी उनके पास काफ़ी धन बच जाएगा। यह व्यक्ति वास्तव में कोई भगवान का दूत ही था। धन्यवाद करने से पहले ही वह व्यक्ति वहां से जा चुका था। प्राण उसका नाम, पता और फ़ोन नंबर भी नहीं पूछ पाए थे। जो भी हो, प्राण को उसकी सारी समस्याओं का हल मिल गया था। चेक की धन राशि ने उनमें नए प्राण फूंक दिए। उनका खोया हुआ विश्वास पुनः प्राप्त हो गया था। वह जानते थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वह जी जान से अपने कार्य में व्यस्त हो गया। उसने बैंक से चेक का भुगतान प्राप्त नहीं किया और उस चेक को कठिन समय में प्रयोग करने के विचार से संभाल कर अलग रख दिया। उसने अपने बिगड़े हुए व्यापार को संभालने का कार्य आरंभ कर दिया। उसे विश्वास था कि उसके पास एक बहुत बड़ी राशि का चेक है और मुसीबत पड़ने पर चेक के धन से वह हर मुसीबत का सामना करने में अब पूर्णतया सक्षम है। वह एक कुशल व्यापारी तो था ही, उसने नए संपर्क स्थापित किए, लेनदारों को समय से भुगतान करने का आश्वासन दिया, नए ठेकों के अनुबंधन किए और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफल होने लगा। कुछ ही महीनों के कठिन परिश्रम के पश्चात उसने अपनी हानि को लाभ में परिवर्तित कर दिया। ऐसा करने के दौरान उसने चेक की राशि का उपयोग नहीं किया। चेक अभी तक उसने संभाल कर रखा हुआ था। अब उसे व्यापार में इतना लाभ होने लगा था कि उसे चेक की राशि की आवश्यकता नहीं थी। उसने सोचा क्यों न यह चेक उस व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाए जिसने मुसीबत के समय उसे यह चेक दिया था। यह विचार आते ही उसने उस व्यक्ति की तलाश आरंभ कर दी। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी प्राण
उस अनजान व्यक्ति को नहीं खोज पाया, परंतु उसने निश्चय किया कि वह उस अनजान व्यक्ति जिसने मुसीबत के समय उसे यह चेक दिया था की खोज जारी रखेगा और उसका धन ब्याज सहित उसे लौटा देगा। किंतु चेक को संभाल कर रखने का कोई लाभ नहीं था। उसने वह चेक बैंक में जमा कर दिया और फिक्स्ड डिपॉजिट खाता खुलवा दिया ताकि चेक की राशि पर ब्याज मिलता रहे, परंतु उस चेक का भुगतान नहीं हो सका और बैंक ने वह चेक प्राण को बेरंग लौटा दिया। बेरंग चेक वापस लौटने का बैंक ने निम्न कारण बताया। खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। इस खाते के धारक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। यह बात जानकर प्राण को बहुत आश्चर्य हुआ। जिस चेक के भरोसे उसने लाखों रुपये की सामग्री खरीदी और बेची, जिस चेक के भरोसे उसने बड़े बड़े ठेकों को अंजाम दिया, वह मात्र एक कागज़ का टुकड़ा निकला। चेक की बहुत बड़ी राशि का होना केवल उसकी कल्पना थी। जो कुछ भी था, उस चेक ने प्राण के जीवन में नए प्राण फूंक दिए थे। उसकी हिम्मत और हौसले को बुलंद कर दिया था और वह पुनः एक सफल व्यापारी बन गया था। क्या यह कमाल चेक का था? नहीं, यह कमाल तो उसके आत्मविश्वास का था। चेक तो उसके खोए हुए विश्वास को जगाने का सहारा बना, भले ही वह काल्पनिक था। एक सफल व्यापारी बनने के गुण तो उसमें पहले से ही विद्यमान थे। कठिनाइयों में घिरकर वह अपने उस गुण को कुछ समय के लिए भूल गया था। अब उसे अपने आप पर और भी विश्वास होने लगा था। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम विपरीत परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, लेकिन सत्य यह है कि हमारे गुण सदैव हमारे साथ रहते हैं। आवश्यकता होती है अपने आत्मविश्वास और अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखने की। हमारे गुणों को कोई बाहरी ताकत हमसे छीन नहीं सकती। वह सदैव हमारे पास रहते हैं। यदि मैं गायक हूँ तो गायन की कला को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। हाँ, बुरे हालात मेरी इस कला को दबा तो सकते हैं, परंतु मुझसे छीन नहीं सकते। मैं जब चाहूँ अपनी कला का प्रयोग कर सकता हूँ। शहद प्राप्त करने के लिए हम मक्खियों का छाता तो तोड़ सकते हैं, परंतु मक्खी की शहद बनाने की कला उससे नहीं छीन सकते। इसी प्रकार जो कला हमारे पास है, जो गुण हमारे पास है, वो सदैव हमारे पास ही रहेंगे। शर्त एक ही है, हमें अपने विश्वास पर विश्वास रखना होगा। अपनी शक्तियों व क्षमताओं को पहचानने का एकमात्र जो रास्ता है, वह है अपने आप को कठिन परिस्थितियों में संभाल कर रखना। विपदा के आने पर, कठिनाइयों में फंस जाने पर हमें घबराकर अपनी आंखें नहीं बंद करनी, बल्कि जी जान से उठकर कठिनाइयों का सामना करना है। यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें नए नए जोखिम उठाने होंगे। अपनी कार्य पद्धति को बदलना होगा, अपने विचारों को नई दिशा देनी होगी। ऐसा सब कुछ हम करना सीख लेंगे तो हमारे गुणों में पारंगत आ जाएगी। किसी भी क्षेत्र में पारंगत बनने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। एक गायक को कई घंटों तक नित्य अभ्यास करना होता है, तब जाकर वह अपने गुणों में पारंगत बनता है। केवल यह आवश्यक नहीं है कि हम अपने गुणों को पहचानें, वरन आवश्यकता है अपने गुणों का प्रयोग करने में महारत हासिल करने की। अपने गुणों के साथ साथ हमें अपनी कमियों को भी पहचानना होगा। हमारे गुण हमें आगे बढ़ने में जितने सहायक होते हैं, हमारी कमियां हमें उससे अधिक पीछे धकेल देती है। हमारे गुणों की भांति हमारी कमियां भी हमारे अंदर ही निहित है। मिस्टर प्राण को मुसीबतों का सामना अपनी बीमारी के कारण करना पड़ा था, जो एक बाहरी कारण था। बाहरी कारण प्रत्यक्ष होते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं, अतः उनका सामना करना आसान होता है। लेकिन जो कारण दिखाई नहीं देते, उनका सामना करना बहुत कठिन होता है। अगर हमारा दुश्मन हमारे सामने खड़ा है तो हम उसका मुकाबला डटकर कर सकते हैं। छुपे हुए दुश्मन का सामना करना बड़ा कठिन होता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो कमियां छिपी हुई है, हमें उन्हें पहचानना होगा, अन्यथा वे कभी भी धोखा दे सकती है। यदि हम अपनी कमियों और कमजोरियों को ठीक से पहचान लेंगे तो उन्हें दूर करने में आसानी होगी। अपनी कमियों या गुणों को पहचानना कोई आसानी कार्य नहीं है। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जिस दिन हमने अपनी कमियों और अपने गुणों को पहचान लिया, उस दिन हम अपने जीवन के सभी लक्ष्य पूरे करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे और अपना महत्व समझ जाएंगे।
लेसन 3 अपना दायित्व संभालो। हमें अब यह तो ज्ञात हो गया है कि भगवान ने हमें असीम शक्तियाँ प्रदान की है, जिन्हें हम सुपर पावर भी कह सकते हैं। हम यह भी जान गए होंगे कि कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए क्षमता भी हमारे अंदर है। अब समय है अपनी शक्तियों व क्षमताओं को अच्छी तरह गहराई से पहचानने की। इसके लिए हमें अपने दायित्वों को मजबूती से निभाना होगा और यह निर्णय लेना होगा कि हम जीवन में करना क्या चाहते हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आमतौर पर हम अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि ऐसा करना हमारे स्वभाव में नहीं है। हम तो जीवन प्रवाह के साथ प्रवाहित होते रहते हैं, जहाँ किस्मत ले जाए उधर चल पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कोई लक्ष्य निर्धारित किए ही कार्य करना आरंभ कर देते हैं। मज़े की बात है कि इनमें से कुछ लोग अपने कार्य में सफल भी हो जाते हैं। अब जरा सोचो, यदि उन्होंने अपना लक्ष्य पहले से तय कर लिया होता तो वे और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते थे। वास्तव में लक्ष्य निर्धारित करने के अनेक लाभ होते हैं। लक्ष्य योजना बनाने में सहायक होता है। किसी भी बड़े कार्य को आरंभ करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। सोच समझकर कार्य को करने की प्रक्रिया तय की जाती है। एक योजना बनानी पड़ती है जिसके अनुसार कार्य का निष्पादन किया जाता है, अर्थात यह निश्चित करना होता है कार्य कब आरंभ किया जाए, कहाँ आरंभ किया जाए, कैसे किया जाए और कितनी अवधि में कार्य को पूरा किया जाए। इन सभी बातों का ध्यान तभी रखा जा सकता है जब कार्य संबंधी एक विस्तृत योजना हमारे पास हो। यदि लक्ष्य निर्धारित हो तो योजना बनाने में आसानी हो जाती है। योजना जितनी अच्छी होगी, लक्ष्य उतनी ही जल्दी प्राप्त होगा। यदि लक्ष्य सामने है तो योजना भी अच्छी बनेगी और हम अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर पाएंगे। लक्ष्य ध्यान भंग होने से रोकता है। यदि कार्य पूरा करने की समय सीमा निर्धारित न हो तो हम अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं कर पाते। हमारा ध्यान भंग हो जाने की संभावना बनी रहती है। लक्ष्य निर्धारित होने से हम अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रखते हैं। अमेरिकी कवि, लेखक व इतिहासकार बिल कोपलैंड ने लक्ष्य के बारे में कहा है, निर्धारित लक्ष्य न होने की स्थिति में हम जीवन भर भाग दौड़ करते रहते हैं, परंतु हासिल कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है उपयुक्त कहावत हमारे जीवन पर भी लागू होती है। यदि हम अपनी जीवनचर्या की ओर ध्यान दें तो पाएंगे कि सुबह हम उस दिन करने वाले कार्यों की सूची बना लेते हैं ताकि व्यस्तता के कारण कोई काम छूट न जाए, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ना, बैंक जाना, बिल जमा करना, बाजार से घर का सामान लाना आदि। ऐसा करना छोटे छोटे लक्ष्य बनाना ही तो है जिनकी मदद से हम अपने दैनिक कार्य से और समय से पूरे कर लेते हैं और अनावश्यक बातों में हमारा समय भी नष्ट नहीं होता। सूची बनाना हमारा छोटा और दैनिक लक्ष्य है, जिसकी सहायता से हम अपने दैनिक कार्य ठीक ढंग से करने में सफल होते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित हो तो सफलता प्राप्त करने में बहुत सहायक होगा। लक्ष्य से उद्देश्य प्राप्त होता है। यदि हम अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो यह फैसला करना आसान हो जाता है कि हमें करना क्या है और करना कैसे है। लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद हमारी जीवन शैली में परिवर्तन होने लगता है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हम बिना किसी उलझन के अपने निर्णय तुरंत लेने लगते हैं। हमें अपने कार्य पर गर्व होने लगता है और हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। लक्ष्य निर्धारित होने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमारा दिमाग फिजूल की बातें सोचना बंद कर देता है। निर्धारित लक्ष्य से न केवल व्यावसायिक प्रगति होती है, बल्कि इससे हमारी मानसिक स्थिति में भी सुधार होता है। एक मोटा व्यक्ति और उसकी बेटी। एक व्यक्ति अपने मोटापे से बहुत परेशान था। डॉक्टर उसे कहता रहा कि वजन कम करो, परंतु उसके कान पर जूं नहीं रेंगती थी। वह डॉक्टर की सलाह को अनसुना कर देता था। उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी थी। एक दिन उसकी बेटी स्कूल से रोते रोते घर आई। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी से उसके रोने का कारण पूछा। बेटी ने बताया कि उसकी एक बहुत ही अच्छी मित्र का नाम स्कूल से काट दिया गया है और अब वह कभी स्कूल नहीं आ सकेगी। उसके पिताजी का देहांत हो गया और कई महीनों से वह अपनी फीस स्कूल में जमा नहीं करवा सकी थी।
बेटी की बात सुनकर मोटा व्यक्ति चिंतित हो गया। उसने सोचा, अगर वह मर गया तो उसकी बेटी का क्या होगा? या उसको भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा? यह सोचते ही उसका सिर चकराने लगा। उसे ज्ञात था कि उसके मोटापे के कारण उसकी सेहत ठीक नहीं रहती और अगले क्षण कुछ भी हो सकता है। उसे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी का भविष्य खराब नहीं होने देगा। अब उसका ध्यान डॉक्टर की सलाह पर गया और वह अपना वजन कम करने के बारे में गंभीरता से सोचने लगा। कुछ कर गुजरने का उसे एक उद्देश्य प्राप्त हो गया था। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब वह अपना वजन कम करने का अथक प्रयास करने लगा। वह हर रोज़ दौड़ लगाने लगा, अपने भोजन को सीमित करने लगा और न जाने क्या क्या करने लगा। उसका जीवन नए जोश व उत्साह से भर गया। वह स्वस्थ तथा प्रसन्न रहने लगा। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि अब उसे जीवित रहने का एक उद्देश्य मिल गया था। इस उद्देश्य ने उसके जीवन को ही बदल दिया। उसका लक्ष्य था मोटापे को कम करना और उद्देश्य था अपनी बेटी को मुसीबतों से बचाना। लक्ष्य हमें जिम्मेदार बनाता है। जिम्मेदार होने का अर्थ है अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से निभाना, अपने दायित्व को भली भांति समझना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना। अगर हमने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस लक्ष्य को निर्धारित समय में प्राप्त करें। इसके लिए कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए मन मर्जी से काम नहीं होता, उसके लिए एकाग्रचित्त होकर कार्य करना पड़ता है। हमें कार्य करने की समय सीमा बांधनी होती है और उसी समय सीमा में कार्य संपन्न करना होता है। यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करें। लक्ष्य से हमें जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। लक्ष्य से प्रोत्साहन मिलता है। यह तो हम जान चुके हैं कि लक्ष्य से उद्देश्य मिलता है। जब हमें कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो यह सोचना आरंभ कर देते हैं कि लक्ष्य प्राप्त करने का हमें क्या फल मिलेगा और इसका दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव होगा। इसके लिए हम एक गैर सरकारी संस्था का उदाहरण लेते हैं। अपने जनहित का कार्य पूरा करने के लिए यह संस्था लोगों से जब धन एकत्र करती है तो यह पहले से ही ज्ञात होता है कि उस धन का उपयोग कैसे होगा और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संस्था द्वारा समाज हित में कार्य करने की यह सोच ही संस्था के सदस्यों को अधिक से अधिक धन एकत्र करने का प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसी प्रकार अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपने दायित्वों को भलीभांति निभाने की सोच ही हमारे जीवन दर्शन को बदल देती है। इससे हमारे अंदर सकारात्मक सोच का उदय होता है जो हमारे जीवन को प्रोत्साहित करती है। लक्ष्य हमें गतिहीन नहीं होने देता। लक्ष्य निर्धारित करने का अर्थ है कि हम इसकी प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करें और एक निश्चित समय सीमा में उसे प्राप्त करें। एक बार कार्य आरंभ कर देने के पश्चात हम उसकी दिन प्रतिदिन की प्रगति जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमें यह जानने की इच्छा होती है कि आज कितना कार्य पूरा हुआ और कितना कार्य शेष बचा है। इससे हम अपने कार्य में निरंतर व्यस्त रहने लगते हैं और कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। हमारा जीवन गतिमान हो जाता है। यदि हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तो फालतू के कामों में अपना बहुत सा समय व्यर्थ गवा देते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखना और अपने आप को प्रोत्साहित करते रहना बहुत आवश्यक होता है। एक मानव की भांति, एक विद्यार्थी की भांति, एक व्यवसायी की भांति हमें अपनी प्रगति के मापदंड निर्धारित करने के लिए लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य हर पग पर हमारी सहायता करता है। बिना लक्ष्य के हम बेपैंदी के लोटे के समान है और लक्ष्य के साथ हम अपनी मालिक स्वयं होते हैं। लेसन 4, उचित लक्ष्य का निर्वाचन। हमें ज्ञात है कि हमारे पास असीम शक्तियाँ हैं और जीवन की जंग लड़ने के लिए हमारे पास सभी साधन भी मौजूद हैं। हमें यह भी ज्ञात है कि केवल कठिन परिस्थितियों में ही हमें अपनी शक्तियों का एहसास होता है। अब हम यह भी जानते हैं कि सफल होने के लिए जीवन में एक उचित लक्ष्य भी निर्धारित करना होता है। लक्ष्य निर्धारित करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह विज्ञान भी है और कला भी है। यदि हमारा लक्ष्य उचित है और सोच समझकर तय किया गया है तो हमें लक्ष्य प्राप्त करने और जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि हमें लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग ज्ञात है तो उस मार्ग पर चलना आसान हो जाता है
इस मार्ग का ज्ञान हमें अपने लक्ष्य से ही प्राप्त होता है। लक्ष्य बड़ा है तो मार्ग लंबा होगा और यदि लक्ष्य छोटा है तो मार्ग भी सरल होगा। यदि लक्ष्य निर्धारण में हमसे चूक हो गई और हमने गलत लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो हम जीवन भर भाग दौड़ ही करते रहेंगे, परंतु हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य प्राप्ति के अपने मार्ग से हम भ्रमित हो जाएंगे और अपना बहुमूल्य समय खो बैठेंगे। लक्ष्य निर्धारित करने का यह आशय कदापि नहीं है कि हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के कार्यों को छोड़कर जीवन में कुछ और नहीं करना चाहिए। जीवन तो जीवन है, इसमें हंसी मजाक मौज मस्ती का भी बड़ा महत्व है। दोस्तों के साथ मिलजुल कर उठने बैठने से एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, परंतु इसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए ताकि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा न हो। यदि हमें फलता फूलता सफल जीवन चाहिए तो हमें अपने लक्ष्य पर गंभीरता से ध्यान देना होगा और भली भांति सोच समझकर अपना लक्ष्य चुनना होगा। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। एक लक्ष्य होता है परम लक्ष्य, जिसे प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। इससे ज्ञात होता है कि हम जीवन में अंततः क्या बनना चाहते हैं अथवा क्या करना चाहते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात कुछ और प्राप्त करने की इच्छा सामान्यतः नहीं होती। इस लक्ष्य का स्वरूप बहुत बड़ा होता है और इसे प्राप्त करने में लंबा समय लगता है। यह लक्ष्य वह लक्ष्य होता है जो हम जीवन में अंततः पाना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लक्ष्य छोटे छोटे होते हैं जो हमें हमारे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। बड़े लक्ष्य को अल्प अवधि में प्राप्त करने की कल्पना करना व्यर्थ है। इसमें बहुत समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। हम तो यह भी तय नहीं कर पाते कि हमें कल क्या करना है। अतः ऊंचे और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की छलांग हमें पहले चरण में नहीं लगानी चाहिए। इसके विपरीत हमें पहले छोटे छोटे ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जिन्हें करने में हमारी रुचि हो और जो हमें अपने बड़े लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हो। इससे हमें एक और कई कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा तथा दूसरी ओर छोटे छोटे लक्ष्यों पर सफलता प्राप्त करने का अनुभव हो जाएगा। ऐसा करने से हम अपने बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने के योग्य भी बन जाएंगे। अब यदि हमने अपना लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय कर ही लिया है तो हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना है कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर लेते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित सफल व्यक्ति का कार्य कौशल, योग्यता और सोच कैसी है तथा उसने किस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए निम्न तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे लक्ष्य और हमारे सपने। हम सभी बड़ी गलती यह करते हैं कि अपने सपनों और अपने लक्ष्यों में भेद नहीं कर पाते। हम सपने तो देख लेते हैं और सपने भी बड़े बड़े, परंतु यह भूल जाते हैं कि हमारा बड़ा सपना ही क्या हमारा अंतिम लक्ष्य है। यदि हाँ तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में कभी कभी पूरा जीवन ही बीत जाता है और हम थक हार कर प्रयास करना बंद कर देते हैं और हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ कुछ ऐसा ही घटना घटी थी। गांव में उसके पास एक बहुत बड़ा खस्ता हाल बंगला था जिसके चारों तरफ बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी थी। वह इस ज़मीन पर खेती बाड़ी और पशुपालन का कार्य आरंभ करना चाहता था। वह बंगले को नए सिरे से बनाकर ग्रामीण जीवन को अपनाना चाहता था। उसकी योजना एक लंबी अवधि की योजना थी। अगर सच कहे तो यह लक्ष्य नहीं बल्कि उसके जीवन का सपना था। लक्ष्य तो बहुत हो सकते हैं परंतु सपना तो सपना ही होता है और वही हमारा अंतिम लक्ष्य भी होता है। सबसे पहली बात यह है कि क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सोच ठीक थी या नहीं। ऐसा लगता है कि वह ख्याली पुलाव पका रहा था। अपनी इंजीनियर जीवनचर्या को त्याग कर ग्रामीण जीवन में प्रवेश करना क्या उतना आसान था। ग्रामीण जीवन में तो हर रोज़ नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद यदि उसने अपना सपना निर्धारित कर ही लिया था तो अब वह करेगा क्या। टूटे हुए बंगले को नया बनाने, पशुओं को खरीदने, उनकी देखभाल करने तथा इन सब से संबंधित अन्य कार्यों के लिए अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। यह धन आएगा कहाँ से। इसके अतिरिक्त अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए भी धन चाहिए। उसे इतनी आय की आवश्यकता होगी जिससे वह सब प्रकार के खर्चों के बाद कुछ धन भविष्य के लिए भी एकत्र कर सके।
कोई भी नया व्यवसाय आरंभ करने में समय लगता है और इस समय के दौरान भी धन की आवश्यकता होती है। अभी तक तो वह आराम की शहरी ज़िंदगी बसर कर रहा था। ग्रामीण जीवन का उसे अभ्यास नहीं था। एक गांव में रहने के लिए उसे हाई स्पीड इंटरनेट, आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मनोरंजन करने के अवसरों से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस लक्ष्य के लिए उसे बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, जैसे बंगले को बनाने का सामान एकत्र करना, मजदूरों की खोज करना, पशुओं की खरीदारी, उनकी देखभाल का प्रबंधन करना। कहने को तो ग्रामीण जीवन आसान होता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। कृषि उद्योग को संभालना एक अत्यंत कठिन काम है। इंजीनियर के सपने को पूरा करने के लिए जितने भी कार्यों की आवश्यकता है, वे सभी कार्य लंबी अवधि के कार्य हैं। ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए लंबी कार्य योजना की आवश्यकता होती है। एक आम आदमी के लिए इतनी लंबी अवधि तक प्रतीक्षा करना कठिन हो जाता है। जब वह प्रतीक्षा करते करते थक जाता है तो हारकर अपने सपनों का परित्याग कर देता है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि उसे अपने सपने को मजबूरन छोड़ना पड़ता है। अतः लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो एक समय सीमा में प्राप्त हो सके। अपना सपना पूरा करने में इंजीनियर को जीवन के कई नए अनुभव प्राप्त हो सकते थे। उसी भांति अपने सपने पूरे करने में हमें भी नए नए अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। हमारा सपना हमारे जीवन का लक्ष्य भी बन सकता है। जब हमारा कोई सपना पूरा होता है तो हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। अपने लक्ष्य से ही हमें योजना बनाने का प्रोत्साहन प्राप्त होता है, कार्य पद्धति का ज्ञान होता है और अपने लक्ष्य को अपने सपनों में बदलने के साधन का ज्ञान भी होता है। परंतु इसके लिए एकाग्र होकर कार्य करना पड़ता है, सभी सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है। जीवन में एक समय में एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य को अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर दे। सपनों में उसी लक्ष्य के बारे में सोचे, उसी लक्ष्य को अपना जीवन बना ले। यह लक्ष्य हमारे पूरे शरीर, मस्तिष्क, भुजाओं और शरीर के प्रत्येक अंग में समाहित हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य सभी सपनों को भूल जाना चाहिए। केवल एक यही मार्ग है जिससे हमें सफलता मिल सकती है। हमारा सपना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण में हवाई किले न बनाएं। यदि उक्त उदाहरण में इंजीनियर या कहे कि मैं अपना सपना 6 माह की अवधि में पूरा कर लूँगा, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि वह ऐसा कर पाएगा? मान लो उसने सब कुछ कर भी लिया, क्या जल्दबाजी में लिए गए उसके निर्णय पूर्णतया ठीक होंगे? यही कार्य अगर वह धैर्य से सोच समझकर करता तो अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती थी। कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में समय लगता है और जल्दबाजी में किए गए कार्यों में त्रुटि रह जाती है, जिससे लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करना कठिन हो जाता है। सारांश यह है कि हमें केवल ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिसे प्राप्त करना संभव हो और जिसे हम सफलतापूर्वक वास्तविक रूप से प्राप्त कर सकें। यदि आपने पिछले 10 वर्षों में किसी दौड़ की प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया तो आपसे एक सप्ताह के अंदर दौड़ का विश्व विजेता बन जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसका प्रयास करना भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक होगा। इस प्रकार के लक्ष्य प्राप्त करना कभी संभव नहीं होता। अतः केवल वही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिसे हम एक निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर लिखित इंजीनियर के उदाहरण पर यदि हम ध्यान दें तो देखेंगे कि वह इंजीनियर कृषि उद्योग प्रारंभ करना चाहता है। वह कृषि योग्य जमीन जल्दी ही खरीद लेता है, पशुओं की खरीद भी जल्दबाजी में करता है। वह उचित प्रकार के बीजों का चुनाव भी जल्दबाजी में नहीं कर पाता। वह अपने लक्ष्य प्राप्त करने की जल्दबाजी में बुआई के ठीक मौसम की प्रतीक्षा भी नहीं करता और बेमौसम बीजों की बुआई कर देता है। यह सब कुछ इतनी जल्दी करने का परिणाम क्या होगा? क्या उसे अच्छी फसल मिल पाएगी? क्या उसका सपना पूरा हो पाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत जल्दबाजी में किए गए कार्य फलीभूत नहीं होते। उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाएगी। जब कोई महत्वपूर्ण योजना विफल हो जाती है तो आदमी हताश हो जाता है। यदि यही कार्य धैर्य से सोच समझकर धीरे धीरे किया जाए तो अवश्य ही सफल हो सकता है। हमें अपने आप को इंजीनियर की स्थिति में नहीं डालना चाहिए। हर कार्य योजनाबद्ध तरीके से भली भांति सोच समझकर करना चाहिए
और वही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिसे प्राप्त करना संभव हो। हवाई कीले वास्तविक धरातल पर नहीं बना करते, लक्ष्य का पैमाना होना चाहिए। रमेश ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया। उसका लक्ष्य था, मैं स्वस्थ बनूंगा। यदि हम इस लक्ष्य को समझने का प्रयास करें तो हमें कुछ ज्ञात नहीं होता कि रमेश करना क्या चाहता है। हमें यह समझ नहीं आता कि स्वस्थ बनने से उसका वास्तविक तात्पर्य क्या है। क्या वह अपना वजन कम करना चाहता है, क्या ब्लड प्रेशर नियंत्रित करना चाहता है, या फिर अपने कोलेस्ट्रॉल पर काबू पाना चाहता है। इस लक्ष्य से किसी कार्य का ठीक ज्ञान नहीं होता कि रमेश करना क्या चाहता है। जब किसी लक्ष्य का सटीक ज्ञान न हो तो उसकी प्रगति को नोट नहीं किया जा सकता। यदि रमेश यह कहे कि मैं अपना वजन 10 किलो कम करूंगा, तो उसके लक्ष्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है। 1 महीने के पश्चात रमेश का वजन नापा जा सकता है और उसकी प्रगति ज्ञात हो सकती है। हमें ज्ञात हुआ कि 2 वर्ष बीत गए परंतु रमेश का वजन तिल भर भी कम नहीं हुआ। ऐसे लक्ष्य का क्या लाभ जिसे प्राप्त करने में वर्षों लग जाए। हमारा स्वभाव है, जब तक कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए हम कार्य नहीं करते। आग लगने के बाद ही कुआं खोदना शुरू करते हैं। लक्ष्य तो तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम समय समय पर अपने कार्य की प्रगति नोट कर रहे हैं। इससे हमें पता रहता है कि हमारा कितना कार्य पूर्ण हो चुका है और कितना कार्य बाकी बचा हुआ है। यदि अधिक मात्रा में कार्य करना बाकी हो तो हम अपने कार्य करने की गति बढ़ा सकते हैं। जिस कार्य की प्रगति को नापा न जा सके वह कार्य तो भगवान भरोसे ही होता है। रमेश यदि अपना लक्ष्य में 5 महीने के अंदर अपना वजन 10 किलो कम कर दूंगा निर्धारित करता तो यह एक सटीक लक्ष्य है। इस लक्ष्य से न केवल कार्य की मात्रा को नापा जा सकता है बल्कि कार्य पूरा करने की अवधि को भी ध्यान में रखा जा सकता है। कार्य करने की मात्रा हमें कर्मठ बनाएगी और उसकी निर्धारित अवधि हमें अधिक कार्य करने का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। उक्त बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें ज्ञात रहता है कि हम अपने लक्ष्य में क्या प्राप्त करना चाहते हैं और कितने समय में प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य उपयुक्त होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का लक्ष्य है 3 महीने के पदोन्नति प्राप्त करना। मान लो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी कंपनी के लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार करने में जुटा हुआ है। यह सॉफ्टवेयर कंपनी की कार्य पद्धति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की जानकारी एक पल में उच्च अधिकारियों को उपलब्ध करा देगा। उसे आशा है कि कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात उसकी पदोन्नति हो जाएगी। इसी आशा में वह अपना कार्य 3 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। अपना कार्य पूरा करने में वह दिन रात लगा देता है और अथक परिश्रम करने के पश्चात वह समय सीमा में अपना कार्य पूरा भी कर लेता है। उसे आशा है कि अब उसकी पदोन्नति कोई रोक नहीं सकता। इसके विपरीत उस इंजीनियर को पदोन्नत नहीं किया जाता। कंपनी में कार्य करने वाले उसके दूसरे साथियों को पदोन्नति हो जाती है। प्रबंधक से जब कारण पूछा गया तो प्रबंधक ने बताया कि जिस सॉफ्टवेयर को उसने बनाया है उसकी अब कंपनी को आवश्यकता नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपनी कार्य पद्धति बदल दी है। यह सुनकर इंजीनियर का दिल टूट गया। आपको क्या लगता है उस इंजीनियर की क्या गलती थी? स्पष्ट है उसने अपना होमवर्क ठीक ढंग से नहीं किया था। लक्ष्य निर्धारित करने से पहले उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जो कार्य वह कर रहा है कंपनी को उसकी आवश्यकता है भी या नहीं। इसके बारे में उसने अपने साथियों से भी कुछ नहीं पूछा और न ही अपने प्रबंधक को कुछ बताया। उसने अपना लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया, पर क्या उसे उस लक्ष्य का कोई लाभ हुआ? वास्तव में निर्धारित लक्ष्य उपयुक्त लक्ष्य नहीं था। इसी कारण उसकी सारी मेहनत व्यर्थ गई और उसे कोई लाभ भी नहीं हुआ। इसलिए यह आवश्यक है कि हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करें वह उपयुक्त हो। लक्ष्य रुचिपूर्ण होना चाहिए। हमारे समाज का ढांचा इस प्रकार का है कि हमें अधिकतर ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें करने में हमारी रुचि नहीं होती। बहुत से कार्य हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं। हम यह निर्णय नहीं ले सकते कि स्कूल में हमें विज्ञान विषय पढ़ना है या कला का विषय पढ़ना है। कोई हमसे यह नहीं पूछता कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं अथवा इंजीनियर। हमें कब शादी करनी चाहिए और किससे करनी चाहिए हम इसका निर्णय भी नहीं कर सकते। हमें तो बस वही करना पड़ेगा जो हमसे करने के लिए कहा जाता है या जो हम दूसरों को
करता हुआ देखते हैं। समाज के इन बंधनों को निभाते निभाते जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो हम अपने बच्चों से भी वही अपेक्षा करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वही कार्य करें जो हम चाहते हैं। कालांतर में समाज की यह परंपरा हमारी आदत बन जाती है और अपनी इच्छा अनुसार किसी कार्य का चुनाव नहीं करना।